A very good evening to all of you and welcome everyone. In today's class I am going to explain cloze test from Objective General English by Dr. R.S. Agarwal and it is practice set 4 and passage 1. So let's start now. Okay. यह एक नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एसएससी डिफेंस और बैंकिंग, यानी इस बैच के अंतर्गत डिटेल्ड ग्रामर में पढ़ाऊंगा। 11 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। लाइव क्लास का समय 6 PM होगा और सारे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। डिटेल्ड ग्रामर एंड ईच एंड एवरीथिंग जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सब कुछ इसमें कराया जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। Some people believe that marriages are made in heaven. कुछ लोगों का मानना है कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, यानी जो शादियां यहाँ परफॉर्म की जाती हैं वो स्वर्ग में बनाई जा चुकी होती हैं, सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। One can't say that this is true or not. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यह बात सत्य है या नहीं। एक ट्रिक यूज हो रहा है यहाँ, बाद में और नॉट है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट पार्ट में और या और नॉट हो तब तो कंफर्म रहिए कि आपको वेदर ही भरना है। और हो केवल तो आइदर भी हो सकता है, लेकिन और के बाद नॉट दिया गया हो तो वेदर ही होगा। निश्चिंत रहिए, इसके लिए हमेशा ऐसा होगा। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो बात कही जा रही है यह सत्य है या नहीं। However, in America now many dash who get married seek to evolve a foolproof dash to ensure that the marriage survives. हालांकि अमेरिका में अब many dash who get married, बहुत से डैश जो शादी करते हैं, तो जो शादी करते हैं उन्हें पेयर्स कहें, उन्हें मेन कहें, उन्हें कपुल्स कहें। जी हाँ, कपुल्स कहेंगे। पेयर्स का तो और कई सेंस में यूज है, लेकिन कपुल्स हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही यूज होता है। अब ऐसे इनफॉर्मली इसका भी प्रयोग लोग अलग सेंस में कर लेते हैं, लेकिन कपुल मीन्स दंपति होता है। स्पाउस इसके बदले आप यूज कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में। तो इन अमेरिका नाउ मेनी कपल्स हु गेट मैरिड, गेट के बाद हमेशा वर्ब तीसरे फॉर्म में रहता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल लेता है, याद रखेंगे। हु गेट मैरिड सीक टू इवॉल्व, वे प्रयास करते हैं कि एक विकसित हो फुल प्रूफ डैश टू इंश्योर दैट द मैरिज सर्वाइव्स। वे चाहते हैं कि एक ऐसा डैश विकसित हो जो सुनिश्चित करे कि शादी जो है वो टिकाऊ रहेगी, शादी चलेगी, सरवाइव करेगी, परमानेंस इसमें रहेगा। वे एक फुल प्रूफ डैश चाहते हैं। इसके लिए मेथड, किसी कार्य को करने का तरीका मेथड होता है। प्रोजेक्ट, अभियोजना, योजना जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। प्लान, योजना। और सिस्टम, तो सिस्टम ही ना इंश्योर करेगा, वे एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो सुनिश्चित करे कि जो शादी हुई है अभी अभी वह सरवाइव करेगी। इसलिए आंसर 3 का D होगा। However, the idea of married persons dash the burden of domestic chorus. कोरस मीन्स होता है काम, घरेलू काम जो होते हैं उन्हें कोरस कहते हैं। तो इंस्टीड ऑफ ऑल ही नहीं होगा, ऑल द होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक है। ऑल द डर्टी वर्क बीइंग डंप डाउन द वुमन, प्रायः घरों में क्या होता है कि जितना डर्टी वर्क होता है, यानी कुछ मैला गंदा टाइप का जो वर्क होता है वह महिलाओं के द्वारा कराया जाता है या वो खुद ही करती हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है। हाउएवर द आइडिया ऑफ मैरिड पर्सन्स डैश बर्डन ऑफ डोमेस्टिक कोरस इंस्टीड ऑफ
all dirty work being dumped on the woman has dash been propagated by the feminist dash। फेमिनिस्ट उन लोगों के लिए यूज होता है या उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो स्त्रियों का पक्षधर हो, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। तो इनके द्वारा प्रोपागेट किया गया है, प्रचार किया गया है कि ये सारा डर्टी वर्क जो है महिलाओं के द्वारा ही क्यों किया जाए, इसलिए इनका एग्जीक्यूशन, इनका डिवाइडेशन, इनका शेयरिंग होना चाहिए। यानी शेयरिंग कहाँ होता है? जहाँ पार्टनर्स होते हैं। तो लाइफ में भी जो हमारे साथ जुड़ता है या जुड़ती है वो एक पार्टनर है। इसीलिए जो डोमेस्टिक कोरस है यानी डोमेस्टिक वर्क है, घरेलू काम है, इसमें भी शेयरिंग होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ की। ऐसा कौन प्रोपागेट कर रहे हैं? तो जो फेमिनिस्ट दल है, जो फेमिनिस्ट लोग हैं, फेमिनिस्ट स्त्री विचारधारा के पक्षधर जो लोग हैं, उनका यह मानना है। इंस्टीड ऑफ, क्योंकि प्रायः क्या होता है कि हम सारे डर्टी वर्क को औरतों के ऊपर थोप देते हैं, उड़ेल देते हैं। हैज डैश बिन प्रोपेगेटेड। अब 5 में अब एग्जीक्यूट का 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। एग्जीक्यूट मीन्स होता है संपादन करना, किसी कार्य का संपादन करना एग्जीक्यूट है। और इसी एग्जीक्यूट मीन्स होता है फांसी देना। अर्थ मैं V1 का बता रहा हूं, फांसी देना। डिवाइड बांटना आप जानते हैं, अंडरटेक आरंभ करना, कोई मिशन, कोई बड़ा कार्य, कोई लक्ष्य, उसके लिए हम अंडरटेक का प्रयोग करते हैं। यहाँ चूंकि कार्य का बंटवारा है इसलिए शेयरिंग होगा। अब 5 नंबर में वुमन हैज डैश बीन प्रोपेगेटेड। अब वर्ड देना है हमें जो एडवर्ब हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोपेगेटेड आ चुका है वर्ब, उसके पहले एडवर्ब चाहिए। लॉन्ग बीन प्रोपेगेटेड, यानी लंबे समय से यह मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया है, इसे प्रचार प्रसार में लाया गया है। समटाइम्स, कभी कभी, ऑलवेज, ओकेजनली। जो फेमिनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो स्त्रियों के लिए किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, उठा के छोड़ नहीं देते, इसलिए यहाँ लॉन्ग मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। बाय द फेमिनिस्ट डैश, यानी 6 को फील करना है। फेमिनिस्ट ग्रुप, फेमिनिस्ट लॉबी, फेमिनिस्ट सेक्शन और फेमिनिस्ट फैक्शन। फैक्शन तो एक टुकड़े को बताएगा, ग्रुप समूह को बताएगा, फेमिनिस्ट लॉबी होगा। क्यों होगा फेमिनिस्ट लॉबी? तो यह लॉबी जो है यहाँ उस समूह को दर्शा रहा है जो स्त्रियों का पक्षधर है। इसलिए चूंकि फेमिनिस्ट लॉबी हम करेंगे तो ये लॉबी जो होता है किसी एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है, यानी यहाँ पर लॉबी ही होगा। तो फेमिनिस्ट लॉबी। एंड इट हैज ग्रेजुअली, इफ ग्रजिंगली, यदि ईर्ष्यापूर्वक, अब ग्रजिंगली के बदले आप इनवियसली का प्रयोग कर सकते हैं, इसका साइनो बता रहा हूं आपको। आप जिलसली का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रजिंगली, इनवियसली, जेलसली। इट हैज ग्रेजुअली, इफ ग्रजिंगली। जब भी आप क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हो, कोमा वाले पार्ट को मन ही मन पहले कर लें, आसान होता है आपके लिए। तो इफ ग्रजिंगली को पहले लाइए और तब पढ़िए यहां से। इट हैज ग्रेजुअली बीन डैश, इट हैज ग्रेजुअली बीन डैश। अब देखिए 7 में, इट हैज ग्रेजुअली बीन डैश। हालांकि कोई पुरुष नहीं चाहता है कि भाई अब ये इस तरह के कार्य में हम स्त्री का जो है वर्क उसे शेयर करें, लेकिन अब ईर्ष्यापूर्वक ही अंदर से डाह होते हुए भी वह इसे एक्सेप्ट करे, वह इसे एक्सेप्ट करता है। तो चूंकि हैज बीन है पहले, हैज और बीन है तो सारा वर्ब 3 ही होगा। ऐसे भी वर्ब 3 है। अफर्म मीन्स होता है पुष्टि करना, यानी कोई कार्य होगा या न होगा इसकी पुष्टि। तो अफर्म पुष्टि करना, अप्रूव स्वीकृत करना, किसी प्रस्ताव इत्यादि को अप्रूव किया जाता है। अनुमोदन करना भी इसे हम कहते हैं। फेवर पक्ष लेना, यहाँ तो स्वीकारना है, क्योंकि एक तरह का ये प्रोपोजल है, इनके द्वारा ये प्रोपेगेशन चलाया जा रहा है, तो एक्सेप्टेड बेस्ट आंसर होगा। दिस अरेंजमेंट में वर्क ऑन ए टेम्पररी बेसिस,
यह जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, कौन सा अरेंजमेंट, तो डर्टी वर्क जो है घर का वो सिर्फ महिलाएं ही ना करें, पुरुष भी उनका हाथ बटाएं, शेयर करें। मे बी ऑन टेम्पररी बेसिस, हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए ही हो, अस्थायी तौर पर ही हो, बट टेकिंग डैश ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेस्टिक वर्क ऑन ए परमानेंट बेसिस विल पोज प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन। अब यहाँ दोनों बातें सामने आ रही है। यदि इसको परमानेंट कर दिया जाए, यदि इस चीज को, इस सिस्टम को स्थायी कर दिया जाए, तो यह समस्या भी खड़ी कर सकता है। पोज ए प्रॉब्लम, पोज प्रॉब्लम्स या पोज ए प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या उत्पन्न करना, समस्या खड़ी करना। तो बट टेकिंग डैश ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेस्टिक वर्क, टेकिंग कंट्रोल, टेकिंग केयर, टेकिंग चार्ज होगा। किसी कार्य का हमें चार्ज मिलता है, यानी जिम्मेवारी मिलती है। तो टेकिंग चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेस्टिक वर्क ऑन परमानेंट बेसिस विल पोज प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन। ये अपने आप में एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि परमानेंट शेयरिंग हो ही इसे जरूरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। आगे, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, टेकिंग आउट द रबिश, टेकिंग आउट द रबिश यानी घर के कचरे को बाहर ले जाना, मे डैश मेक और रिफ्रेशिंग चेंज, यह एक अच्छा फील कराने वाला चेंज हो सकता है फ्रॉम वॉशिंग बेबीज नैपीज। बच्चे के नैपी को साफ करने से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम रबिश जो है, घर का कचरा जो है, कूड़ा जो है, करकट जो है, उसे ले जा करके हम कहीं बाहर के बड़े से डस्टबिन में डाल दें। ये थोड़ा रिफ्रेशिंग लग सकता है। तो टेकिंग आउट रबिश में डैश मेक, में ओकेजनली, में ऑफन, में इंटरमिटेंटली और में रेयरली, सभी एडवर्ब हैं। ओकेजनली मीन्स कभी कभी, ओकेजनली मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स प्रायः, इंटरमिटेंटली रुक रुक कर, इसका एंटोनिम होता है कंटिन्यूअसली, रुक रुक कर, और रेयरली यानी दुर्लभता पूर्वक, वह चीज जो दुर्लभ हो, जो बहुत कम दिखाई पड़े। यहाँ ओकेजनली होगा, माने कभी ऐसा हो भी सकता है कि किसी को ज़्यादा अच्छा लगे कि चलो नैपीज साफ करने से तो बढ़िया है कि हम घर का कूड़ा उठाएं और ले जा करके उसे हम बाहर डाल आएं। ये रिफ्रेशिंग लग सकता है कभी कभी। हाउ इवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब लेखक अंत में निचोड़ दे रहे हैं पैसेज का कि कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक बार अनुबंध जो बन गया उसे मस्ट बी डैश, उसे अवश्य ही डैश किया जाना चाहिए। यू मे नॉट लाइक इट बट दिस इज व्हाट लाइफ इज कमिंग आउट टू बी। आपको यह अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन यही है जो जीवन में आपके सामने आने वाला है। इन द मोस्ट मॉडर्न ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी आने वाले समय में हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं, उस मॉडर्निटी में ये चीज सामने आने वाली है, एकदम आएगी, ऐसा विश्वास के साथ लेखक कह रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे अवश्य ही डैश किया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध है, एक समझदारी है आपस में दोनों के बीच की, उसे रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फांसी देना, संपादन करना। मेंटेन, कायम रखना। और ओबे, अनुपालन करना, किसी बड़े के आदेश का पालन ओबे होता है। मेंटेन, कोई चीज जो पहले से चलती आ रही है, कोई परफॉर्मेंस इत्यादि, उसे हम मेंटेन करके रखते हैं, यानी कंसिस्टेंट वे में बरकरार रखना मेंटेन है। रेस्पेक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट को क्या चाहिए भाई? रेस्पेक्ट चाहिए, यानी जो बना दिया गया है, जो दोनों के बीच का रिश्ता बनाया गया है, ये काम इनके द्वारा, ये काम इनके द्वारा, ये काम इनके द्वारा, इसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो 10 का आंसर ये होगा। यह पैसेज भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से रोज अब एक क्लोज पैसेज में अपलोड कर दूंगा और आप सभी जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ी साउंड की गड़बड़ी आ गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। कंटिन्यू वीडियो अब रोज एक आपको मिलता रहेगा। शेयर जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।